चलिए हम स्टार्ट करते हैं। We were discussing about the ethical misconduct in HR activities. तो हमने एक हायरिंग और परचेज सिस्टम को थोड़ा बहुत देखा। फिर पूरे कोर्स में ऑब्वियसली हम जब डिफरेंट फंक्शंस को पढ़ेंगे तो हम उनमें भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हैं जहाँ पे एचआर अनएथिकल कर जाता है और जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल सामने देख सकते हैं कंपनसेशन में कि समटाइम ये भी होता है कि आप आवर्स और किसी का टाइम रिकॉर्ड में कर दो। मिसाल के तौर पे आपने टाइम इन किया और बीच में आप 2-3 घंटों के लिए बाहर चले गए लेकिन विदाउट चेकआउट। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो 2-3 घंटे जो आप अपने पर्सनल काम के लिए बाहर गए, अगर तो पर्सनल काम है, ठीक है, तो आपने वो काम तो नहीं किया ना एक्चुअली। आप तो अपने पर्सनल काम के लिए चले गए लेकिन आपको उसकी कंपनसेशन मिल रही है। ठीक है, तो इट इज अगेन अनएथिकल। ठीक है, लेकिन तो इस चीज को मेक श्योर करना कि ईच एंड एवरीथिंग इज एज पर द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, और उसमें कोई मतलब आप वो कहो कि आपको अनएथिकल एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह अगर एम्प्लॉय रिलेशंस में बात की जाए तो जैसे ये मुकद्दस ने कहा था आई थिंक कि किसी के साथ बदतमीजी करना या किसी को बहुत ज्यादा डांट देना। ठीक है, या किसी को हर टाइम तंग करते रहना। बुलिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप लोगों के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स करते हो, कसते हो। ठीक है, या नेगेटिव जोक्स मारते हो। ठीक है, अब देखो इट्स अगर तो आप बहुत ज्यादा, पहली तो बात है नेगेटिव जोक्स वैसे भी अलाउ नहीं है। ठीक है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आप जस्ट इसलिए कर रहे होते हो कि आप कहीं ना कहीं अपनी जॉब इनसिक्योर फील करते हो और आपको आने वाला बंदा क्या होता है कि शायद अपने से थोड़ा सा फील हो रहा होता है कि यार ये मेरा कंपेटिटर है। ठीक है, तो आप जानबूझ के उसको टॉन्ट्स मारते हो या नेगेटिव जोक्स कमेंट्स करते हो ताकि वो यहाँ टिक ना पाए। ठीक है, तो अगर तो हम हमारी इंटेंशन सिर्फ इसलिए है कि हमने उसको हर्ट करना है, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, और अगेन इवन आप बहुत अच्छे दोस्त भी हो तो मेरे ख्याल में वी मस्ट अप्रिशिएट ईच अदर रादर कि हम उसको डीमोटिवेट करें ऐसे कमेंट्स से। ठीक है, तो ये भी अलाउ नहीं है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि ये जो गिफ्ट कल्चर होता है बहुत सारे इदारों में, गिफ्ट पे इनफैक्ट इस पे पॉलिसी भी होती है कि गिफ्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हो वैसे? सर लेना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये परफॉर्मेंस या रिलेशन जो है उसको अफेक्ट करती है, तो इस वजह से जो है ना होनी नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन बाज़ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इसके लिए जो है ना मुख्तलिफ पॉलिसीज़ जो है ना बनाई हुई है कि जो है ना आप अगर जो है ना कोई गिफ्ट लेते हैं तो उसको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा कि जो है ना ये चीज़ आई है, या वो ऑर्गेनाइजेशन की जो है उसमें जाएगी ओनरशिप में कोई भी गिफ्ट हो। तो इस तरह भी मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज़ भी बनी हुई होती है। हम्म। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा जो है ना अगर ये वेंडर के साथ रिलेशंस वगैरह हों तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फिर इफ़ेक्ट करती हैं। उसके पास उसकी तरफ जो है ना फेवरेटिज्म फिर बहुत ज़्यादा जाती है। गुड, वेरी गुड। और कोई? सर गिफ्ट्स और ये जैसे बोनसेस वगैरह इसकी बात कर रहे हैं, मतलब वो भी तो एक गिफ्ट्स में आते हैं ना। नहीं, बोनस की बात नहीं कर रहा मैं। उन गिफ्ट्स की बात कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आप बॉस हैं और आपके नीचे ये असद, बिलाल, फैसल और मतलब जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सारे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज वो सबऑर्डिनेट है। अगर कोई सबऑर्डिनेट आपको गिफ्ट देता है, आप बॉस हैं, तो शुड यू एक्सेप्ट इट, और मतलब आपको नहीं करना चाहिए? आपकी वैसे इसमें क्या ओपिनियन है एज अ बॉस? सर लेना चाहिए। लेना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें अगेन दोनों राय हैं। कासिम ने भी सही कहा, सना अपने एंगल से ठीक होगी। देखो सम टाइम ये भी होता है कि अगर कोई आपको दिल से गिफ्ट दे रहा है और आप उसे रिफ्यूज करोगे तो मे बी वो समझे कि यार इसमें बहुत ही कोई एटीट्यूड है या इसने मतलब वैल्यू नहीं किया मुझे। तो हमारे यहाँ कल्चर में वो भी प्रॉब्लम्स है। लेकिन इसका दूसरे रुख में देखें, जो कासिम कह रहा था और ही वाज वेरी मच राइट, कि सम टाइम हमारी गिफ्ट देने की भी इंटेंशन यही होती है कि हमें बदले में कुछ मिले। तो अगर तो वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग रिटर्न, ठीक है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बॉस या फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, वेंडर या जो भी है, तो फिर वो गलत है। उसकी एक वजह है। अगर मैं लेट्स सपोज आकाश मेरा बॉस है और मैं आकाश को एक गिफ्ट देता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ इसको खुश करने के लिए गिफ्ट दे रहा हूँ ताकि मेरा बॉस जब मेरी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होगी या कोई ट्रेनिंग का मौका आएगा या कभी मेरे से कोई गलती होगी तो आकाश के जहन में जरूर जाएगा यार इस बंदे ने तो मुझे गिफ्ट दिया था, तो इसके खिलाफ मैं एक्शन ना लूं। मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है,
कहीं ना कहीं वो गिफ्ट्स हमारे जो डिसीजन मेकिंग है ना उसको कहीं ना कहीं वो अफेक्ट जरूर करती है, ठीक है। तो इट इज अप टू यू, ठीक है। अगर तो इदारे की पॉलिसी है नहीं लेने, फिर तो चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ इदारे की पॉलिसी नहीं है और आप ले लेते हो, तो लेकिन मेक श्योर कि वो आपकी जो बिजनेस टर्म्स है ना, ठीक है, जो उसमें कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ऐसा ना हो कि जिसने नहीं दिया उस बेचारे के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, उसके राइट्स की वायलेशन हो जाए, और जिसने दिए आप उस वो टू स्टेप्स ऊपर हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को बस मेक श्योर करना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगेन एचआर में अनएथिकल या मिसकंडक्ट, एथिकल मिसकंडक्ट ये हो सकता है कि लेट्स सपोज अगर कोई दो तीन लोग मेरे ही ग्राई हैं, ठीक है, मेरे गांव से बिलोंग करते हैं, या मेरे उनके साथ पर्सनल टर्म्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, या मेरे दोस्त के कोई रिलेटिव्स हैं, या कुछ वैसे मेरे उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए कि मैं प्रमोशन के टाइम पे भी उनको फेवर करूं, ठीक है। हाँ, अगर तो डिजर्व करते हैं तो आई शुड, ठीक है। देखो एचआर के पास बहुत पावर्स होती हैं। एचआर मैंने कल भी कहा, ये बहुत तगड़ा डिपार्टमेंट होता है। इवन हर बंदा एचआर डिपार्टमेंट के साथ बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है मेरे जो भी काम होने वो एचआर डिपार्टमेंट से होने, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो इसलिए बनाता है ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके, लेकिन ये है कि थोड़े से ऑपरेशन स्पीड अप हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इन्फ्लुएंस को कभी लो नहीं, ठीक है। जो भी जिसका भी काम है उसको टाइमली करो, विदाउट रिगार्डलेस ऑफ कि आपकी उसके साथ कितने अच्छे टर्म्स एंड वो कंडीशंस हैं। फिर अगेन समटाइम ये भी होता है कि ट्रेनिंग्स, फॉर एग्जांपल अगेन अगर कोई मेरा रिलेटिव है, मेरा जानने वाला है, या मेरी उसके साथ अच्छे टर्म्स हैं, मैं अगर हर बार उसी को ट्रेनिंग्स पे भेज रहा हूँ, जब भी कोई ट्रेनिंग अनाउंस होती है मैं उसको नॉमिनेट कर देता हूँ। लेट्स सपोज असद को, मैं असदुल्ला को हर बार नॉमिनेट कर रहा हूँ, तो देखो असद की तो स्किल्स पॉलिश हो रही हैं, लेकिन हमने ये भी तो देखना है कि बिलाल है, आकाश है, सना है, नाफला है, ये जो बाकी लोग हैं, ठीक है, उनकी स्किल्स पॉलिश हो रही हैं या नहीं, ठीक है। तो इस पे भी प्रॉपर एक पॉलिसी होनी चाहिए, और पॉलिसी होती भी है, और उसको ऑब्वियसली उसको अप्लाई भी होना चाहिए जो भी पॉलिसी है, ताकि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबके साथ एक इक्विटी का प्रिंसिपल हो, सबके साथ फेयर एंड जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़े से मिसकंडक्ट हैं जो एचआर डिपार्टमेंट अक्सर कर जाता है, ठीक है, ये उसको नहीं करने चाहिए। अच्छा, फिर ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं मैंने लिखी हैं। एक एचआर के स्टूडेंट को इन मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा बहुत नो हाउ होना चाहिए बिगिनिंग लेवल पे, ठीक है, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इसको बता सकते हैं ये क्या होती है, या आपने कभी नाम सुना हो इसका? मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस की डिसीजंस होती हैं या जो काम होते हैं उनमें एम्प्लॉइज से भी जो है ना फीडबैक लेके ताकि उनको इंगेज किया जाए कि उनके राय वगैरह क्या है। तो ये भी हो सकता है कि उनके व्यूज़ कुछ ऐसे आ जाए जो कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन हमें दे और वो बेस्ट हो। तो उस हवाले से जो है एम्प्लॉय की इंगेजमेंट भी जो है ली जाती है ताकि डिसीजन बेहतर से बेहतर। सही, बिल्कुल सही। देखो हम अक्सर कहते हैं ना, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि फैसल जो है ही इज वेरी मच एंगेज इन हिज वर्क, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने काम में बहुत डूबा हुआ है, अपने काम में बहुत महव है, ठीक है। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी आपका एम्प्लॉय है, अगर वो इंगेज्ड हो ना अपने काम में, यानी कि वो लगन के साथ काम करे, डीपली उसमें महव हो जाए। जैसे अक्सर क्या होता है कि अगर आप स्टडी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, या किसी न्यूमेरिकल में फंसे हुए हो, तो शायद आप खाने को भी साइड पे रख लो, या चाय को भी साइड पे रख लो, आपको पहले मैंने ये काम करना है यार, ये होगा तो फिर मैं बाकी चीजें करूंगा, या बाद में मोबाइल यूज करूंगा, ठीक है। इसको कहते हैं एंगेजमेंट। आपका एम्प्लॉय जितना ज्यादा एंगेज्ड होगा, ठीक है, उतना आपके लिए क्या होगा, देर आर मोर चांसेस कि वो आपकी परफॉर्मेंस काम की भी और प्लस ऑर्गेनाइजेशन की भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं डीपली इन्वॉल्व हो जाना काम के अंदर, इंगेज इसको कहते हैं। जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है जो बहुत ज्यादा एचआर में यूज होती है, इट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ओसीबी। मैं आपको कुछ एब्रिविएशंस बताता रहूंगा थ्रू आउट द कोर्स। जैसे मैंने आज पहले सेशन में बताया ईईओ, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अभी सेकंड बता रहा हूँ ओसीबी, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। कैन समबडी टेल मी कि व्हाट ओसीबी एक्चुअली इज? ये कभी नाम सुना है इसका आप लोगों ने? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो
इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। आप में से जो जॉब करते हैं वो उसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे, जो नहीं करते उनको मैं बता देता हूँ, गाइड भी कर देता हूँ। जब भी हम किसी कंपनी का हिस्सा बनते हैं ना, जब हमारी जॉब हो जाती है, ठीक है, जैसे किसी ने कहा मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, किसी ने कहा मैं अकाउंट्स में हूँ, किसी ने कहा मैं ऑडिटर हूँ, किसी ने कहा मैं एडमिन में हूँ, किसी ने कहा एचआर में हूँ, तो आपको एक लिस्ट मिलती है, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज, जो आपकी जॉब ड्यूटीज होती हैं, जो आपने करनी होती हैं, ठीक है। देखो, जॉब ड्यूटीज तो वो ड्यूटीज हैं जो आपने हर सूरत करनी है। वो नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको या तो वार्न किया जाएगा, या आपको सैलरी में से रिडक्शन कर देंगे, या निकाल देंगे, तो वो मैंडेटरी है। उसी भी वो बिहेवियर्स होते हैं जो आपकी जॉब ड्यूटीज में शामिल नहीं होते, ठीक है। लेकिन एक एम्प्लॉय अपनी जात पे कह लो, या वो खुद वॉलंटरी बेसिस पे करता है, ठीक है। उस कंपनी से रिक्वायर नहीं करती कि आप ये करो, लेकिन वो क्या है, वो खुद अपनी विल की बेस पे वॉलंटरी बेसिस पे करता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे मैं ऑफिस में जाता हूँ, और मैं अगर 4 बजे छुट्टी करता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है, या इवन बीच में से अगर मैं लंच ब्रेक करता हूँ, तो अगर मैं अपनी लाइट स्विच ऑफ करके जाता हूँ, फैन स्विच ऑफ करके जाता हूँ, एसी स्विच ऑफ करके जाता हूँ, तो देखो कंपनी ने तो मुझे नहीं कहा हुआ ना, मेरी जॉब ड्यूटी में तो नहीं लिखा हुआ सॉरी कि जब भी आप ऑफिस से जाया करोगे तो ये चीजें बंद करके जाया करोगे, ठीक है। मेरी जॉब ड्यूटी में इट इज नॉट मेंशन, लेकिन ये मैं बिहेवियर कर रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मैं वॉलंटरी बेसिस पे कर रहा हूँ, ठीक है। और ये नॉर्मली वो लोग करते हैं जो अपनी जॉब पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जो इंगेज्ड होते हैं। वो चाहते हैं कि यार कंपनी हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हम भी बदले में कुछ करें। अब देखो, कहने को एक छोटा सा एक्ट है कि यार फैन ही ऑफ किया ना, लाइट ही ऑफ किया, या एसी ही ऑफ किया, या हीटर ऑफ किया, ठीक है। तो लेकिन असल में क्या है कि आपने उनके कुछ यूनिट्स बचाए हैं। यूनिट से ऑब्वियसली कॉस्ट एसोसिएटेड है। अगर हर बंदा ऐसे कुछ स्टेप्स करने लग जाए तो आप अंदाजा लगा लो कितना कंपनी को फायदा हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर नॉट द मैंडेटरी बिहेवियर्स, मैंडेटरी नहीं है ये, दीज आर द वॉलंटरी बिहेवियर्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ योर फॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का फॉर्मल पार्ट नहीं होते वो, आप मर्जी से वो करते हो, ठीक है। मुझे याद है जब मैं ओजीडीसी में होता था और हम सारे जो एम्प्लॉयज थे, आपको पता है ये जो A4 पेपर होता है प्रिंटर वाला ना, उस पे अगर हम एक साइड पे लिख लें तो हम मुनासिब नहीं समझते उसकी दूसरी साइड यूज करना। हम क्या करते हैं, सफा फाड़ते हैं, या सफे को परे किया और दूसरा सफे पे प्रिंट ले लिया। हम खुद लोगों ने डिसाइड किया हुआ था, क्योंकि ओजीडीसी अपने एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, ठीक है। सॉफ्ट एचआर वहाँ बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि हम अगर पेज का एक साइड यूज हो गया है ना, और अगर मैं ड्राफ्ट बना रहा हूँ या मुझे रफ वर्क करना है, ठीक है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए पहले आप ड्राफ्ट्स बनाते हो और फिर कहीं जाके फाइनलाइज होता है। ये कासिम से एग्री करेगा, खासतौर पर सरकारी और प्राइवेट इदारों में, इवन सेमी गवर्नमेंट में भी, जो लेटर आखिर में निकलता है ना वो बहुत बाद में निकलता है, पहले ड्राफ्ट ही चाहते होते हैं, ठीक है। बॉस कहता है ये चेंज कर लो, ये चेंज कर लो, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि अगर कोई सफा रफ है तो उसकी पहली साइड यूज होगी और वो हमारे काम का नहीं, हमने उस पर कांटा लगाया और उसकी बैक साइड पे प्रिंट ले लिया, ठीक है। उसे होता क्या है, अगर कैसर एक पेज बचा रहा है दिन का, मैं एक सिर्फ छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ दिन का एक पेज बचा रहा हूँ और हमारी कंपनी में 500 लोग हैं और सारे एक एक सफा भी अगर दिन का बचा रहे हैं तो 500 पेजेस बचते हैं, यानी कि तकरीबन एक पूरा रैम, ठीक है। इट मींस कॉस्ट बच गई ना। और मैं सिर्फ एक सफे की बात कर रहा हूँ जहाँ पे एचआर में तो प्रिंटिंग इतनी हो रही होती है, एडमिन में प्रिंटिंग इतनी हो रही होती है, फाइनेंस में हो रही होती है, कुछ डिपार्टमेंट्स में आपने बार बार लेटर डॉक्यूमेंट्स निकालने होते हैं, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लो कितने कागज आप बचा रहे हो, ठीक है। ये सिर्फ कागजों की बात कर रहा हूँ, इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम कॉस्ट सेविंग पे लेके जा सकते हैं। तो हम हमारी थोड़ी सी अप्रोच भी चेंज करने की हमें जरूरत है। लाजमी नहीं होता कि किसी एम्प्लॉय को निकाल दो तो ही मसला हल होता है। मिसाल के तौर पे जैसे कोविड-19 है, अगर हम ऐसे स्टेप्स लेने लग जाएं छोटे छोटे, तो हमारी कई कॉस्ट बच सकती है, ठीक है, जो हम अननेसेसरी ऐसे ही पैसे लौटा रहे होते हैं। तो वी शुड ट्राई ऑन सच ऑप्शंस एज वेल, रादर कि हम लोगों को निकाल के ही और उनका रोजगार तबाह करें। ओसीबी क्लियर है आपको? यस सर। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, गुड। वैसे आपके जहन में कोई और इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैंने कहा पेपर बचा लिया, लाइट गैस बचा ली, कोई और इस तरह के स्टेप्स आपके जहन में हो जो हम कर सकते हो कंपनी के अंदर रहते हुए, या इवन बीइंग अ स्टूडेंट रहते हुए हम कर सकते हो, जिससे कुछ कंपनी को फायदा हो जाए? कोई 2-3 पॉइंट्स आप बता दो, मेरी भी नॉलेज में ऑब्वियसली इजाफा हो जाएगा।
सर एक बात करना चाहूंगी इस पे। जैसे हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे टीचर्स भी होते हैं, अब उनको सैलरीज तो पूरी मिल रही होती है, लेकिन वो उस तरह बच्चों को पढ़ा नहीं रहे होते। अक्सर मैं खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है, तो टीचर्स आते थे, बैठते थे, गपशप करते थे, चले जाते थे। उससे क्या होता था कि जो कॉलेज की जो गुडविल थी वो खराब होती थी। अभी लोग यही कहते हैं कि कॉलेजेस में और इस तरह इतनी पढ़ाई नहीं है, हालांकि उन टीचर्स को जो उनकी सैलरीज है वो बहुत अच्छी मिल रही होती हैं। तो उनको ये चाहिए कि वो अपनी जितनी उनकी नॉलेज है, और ये भी बात नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं होती, उनको चाहिए कि वो अपनी नॉलेज सही तरह, उसकी वजह से अपनी को भी फायदा होगा, उनकी मतलब जो कॉलेजेस वगैरह हैं इस तरह उनकी इमेज ठीक है और इससे फायदा होगा, तो वो भी ऐसे भी करना चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें मुकद्दस ने दो बड़ी गहरी बातें की हैं। एक तो ये है, दो पॉइंट्स हम दोनों को डिस्कस कर देता हूँ। हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली बहुत रवाज है नॉलेज हाइडिंग का, ठीक है, यानी कि हम नॉलेज शेयरिंग नहीं करते, ठीक है। हम हमेशा, हमें कुछ भी पता है ना, वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या वैसे ही मुझे कोई जैसे ओसी भी मुझे पता है, मैं छुपा के अपने तक रखूं कि नहीं मैं किसी को नहीं बताता, ये गलत है यार, या मैं नहीं बताऊंगा, जैसे वो बड़ा हिट हुआ था। द थिंग इज कि आपके पास कुछ भी है, नॉलेज है, वो जिस भी टर्म्स में है, फील्ड का है, जनरल नॉलेज है, कोशिश करो शेयर करो यार। उससे क्या होता है कि आपका भी लर्निंग बढ़ती है। हम देखो, नॉलेज हाइड हमेशा वो बंदा करता है जिसको जॉब इनसिक्योरिटी होती है। मिसाल के तौर पे आकाश है, आकाश अगर अपने पास नॉलेज रखता है और शेयर नहीं करता वो असद के साथ या बिलाल अहमद के साथ या बिलाल रशीद के साथ, तो आकाश को कहीं ना कहीं डर है कि यार मैंने इनको बता दिया, ये मेरे से आगे ना निकल जाए। यार रिस्क का वादा खुदा ने किया है। मैं आपको बता दूं, हम जहन में चाहे जितनी मर्जी गेमें खेल लें, हम जितनी मर्जी पॉलिटिक्स कर लें किसी को निकलवाने की या रखवाने की, हम नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, खुदा ने अगर उसका रिस्क उधर लिखा हुआ तो वो वहां पे रहेगा, मेरी चाहे जितनी मर्जी हम शतरंज की तरह पॉलिटिक्स खेल लें। आ रही समझ? तो यार कोशिश किया करो, नॉलेज शेयर किया करो, ठीक है। कोई इससे आपका मुकाम ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो एक चीज, और नॉलेज बताऊं, ये किसी की ये मलकियत नहीं होती, ठीक है, हम भी तो एक दूसरे से ही सीखते हैं ना, ठीक है। तो ये एक चीज। दूसरी चीज जो है, देखो ओसी भी ऐसे भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है, मुझे पे मिलती है आपको पढ़ाने की, मैं मानता हूँ। लेकिन यार अगर मैं एक स्टेप आगे चला जाऊं, मिसाल के तौर पे आकाश मेरे सामने आ जाता है और वो कहता है कि सर मुझे ये अपनी पर्सनल लाइफ में ये मसला आ रहा है, या मेरे पास फैसल आता है, वो कहता है कि सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन हर जगह रिजेक्ट हो जाता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। या कोई और कहता है कि सर मुझे ये वाला इशू है। अगर मैं उसके लिए कुछ टाइम निकाल रहा हूँ, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जो भी मेरी एक अपनी कैपेसिटी, और मैं उसके साथ वो बिहेवियर उसके साथ एग्जिबिट कर रहा हूँ, देखो मुझे रिफा ने नहीं कहा कि आप करो, एक बात कर रहा हूँ, ना मुझे उसके पैसे मिलने हैं। अगर मैं ए जॉब ड्यूटीज के अलावा किसी को फैसिलिटेट कर रहा हूँ, ये भी ओसी भी है, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। यानी कि आप वफादार हो जाते हो कंपनी के साथ, इस हद तक वफादार हो जाते हो कि आप बदले की उम्मीद नहीं लगाते। आप बस चाहते हो कि मेरी वजह से लोगों को खुशियां मिले, वो फैसिलिटेट हो, ठीक है। आई होप मुकद्दस आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, और कोई एक दो स्टेप्स बता दो जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर सकते हो या करोगे, फिर मैं आगे चलता हूँ ओसीबी में। सर ये इसी तरह मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हम अपने लिए कोई चीज बाय करते हैं तो उसमें हमारी यही अटेंशन होती है कि हम एक अच्छी चीज कम पैसों में जो है ना वो बाय कर सके। अगर हम कंपनी के लिए कोई चीज ले रहे हैं तो हमें भी उस वक्त भी यही सोचना चाहिए कि कंपनी को भी फायदा होना चाहिए इस चीज को खरीदने की, ये नहीं कि हम फजूल खर्ची करें कंपनी के नाम के ऊपर। तो इस एक्सीलेंट, चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। छा गए फरहान, बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लगा आपका। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, और होता भी ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पे आप रिक्वायरमेंट में हो या परचेज डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि आपने मिसाल के तौर पे मार्कर्स खरीदने हैं या इंटरनेट कनेक्शन खरीदना है, या जो भी आपके जिम्मे लगाया जाता है, ठीक है। समटाइम ये भी होता है कि हम उनसे नकली रसीद बनवा लेते हैं, ठीक है, जो भी वेंडर है या जो भी वो सप्लायर है, ठीक है। और जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ यार हमारा अपना कमीशन बच रहा है, हम उसको प्रेफर कर लेते हैं। या इवन हम ये भी करते हैं, ये अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज में होता है ना, कि अगर आपका अपना वजीर किसी खास इदारे को चला रहा है तो आप उसको सब्सिडी दे देते हो, या वो मतलब फिर बाद में वो माफिया बन के हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। तो बजाय इसके कि अपनों को आप नवाजो, आप सबके लिए एक जैसे रूल्स बनाओ,
ठीक है, और कोशिश करो कि आपकी ज़ात से दूसरों को फैसिलिटेशन मिले, ना कि उनको नुकसान। ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने कहा। जैसे एक मिसाल एक और मेरे ज़हन में आई कि मेरी अपनी एग्जांपल है, इसलिए नहीं मैं आपको बता रहा, अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, सिर्फ एक जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए। ये रिसेंटली मैं एक ट्रेनिंग पे गया था, ठीक है, और इनफैक्ट रिफा ने सारा खर्चा बर्दाश्त किया था। रिफा इस मामले में बहुत बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, ऑन अ सीरियस नोट, अपने एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखता है इस पर्टिकुलर। मैंने कहा मुझे लाहौर कॉन्फ्रेंस में जाना है, इन्होंने मेरा स्टे, मेरा आना जाना, सारे एक्सपेंसेस इन्होंने बेयर किए। देखो आई हैड ऑप्शन कि यार मैं वैसे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज की थी और मैं फैसल मूवर की एग्जीक्यूटिव क्लास में गया। मैं चाहता तो मैं बिजनेस क्लास में भी जा सकता था, मुझे पता है यार पैसे तो उसने देने हैं ना, रिफा ने। लेकिन एक बात सोचने की है कि अगर मैं खुद जाता हूँ मिसाल के तौर पे, क्या मैं कभी बिजनेस क्लास प्रेफर करूंगा? एक बात है, ठीक है। तो जो आप अपने लिए सोच रहे हो तो कोशिश करो वो बाकियों के लिए भी सोचो। ठीक है, उनकी पॉकेट मनी से पैसा निकलना है, आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन ये चीज सोचने की है कि यार कि मैं नाजायज खर्चा ना करूं, ठीक है। अक्सर ऐसे ही होता है कि जब आप डिफरेंट लोगों को ट्रेनिंग्स पे भी भेजते हो ना, वो वहां पे फिर क्या करते हैं कि वो वहां पे फिर सही लेविश किस्म के खाने भी खा रहे हैं, वो वहां पे बिजनेस क्लास में ही जा रहे हैं, एरोप्लेन बाई एयर या जो भी है, ठीक है। वहां पे वो फिर थ्री स्टार की जगह 5 स्टार होटल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को मेक श्योर करो कि यार इवन अगर ऑर्गेनाइजेशन भी आपके एक्सपेंसेस बेयर कर रही है, तो आप उतने ही करवाओ जितने आप अपनी नॉर्मल कैपेसिटी में करना चाहते हो, ठीक है। तो ये बड़ा फरहान था या फैसल था, जो भी, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, लेकिन बहुत ही वैलिड पॉइंट बताया आपने। जी कासिम। एक सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जी जी जरूर। मैं था जोंग में सोशल मीडिया ऑफिसर था, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इन पे जो है ना हम कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते थे। तो कस्टमर्स के साथ डील करते थे, उनकी कंप्लेंट्स वगैरह वो सारी जो हमारे पास आती थी वो हम डील कर रहे थे। लेकिन उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह नहीं थी कि कंपनी को प्रोडक्ट के लिहाज से या इस तरह कुछ करे। तो मैं ने एक चीज़ ये सोची थी जो कि मेरी जेडी में भी नहीं थी। लोग जो है इंटरनेट के हवाले से लोगों की जो फीडबैक्स आ रही थी मुख्तलिफ, या प्रोडक्ट से जो है ना वो सेटिस्फेक्शन उसकी नहीं थी या कॉस्ट वगैरह से, तो मैं उनकी अपने पास नोट करता जा रहा होता था कि फलां कितने बंदे जो है ना किस प्रोडक्ट के लिहाज से जो है ना कितनी सेटिस्फेक्शन उनकी है या नहीं है, या जो फीडबैक थी वो मैंने एक महीने तक जो है ना अपने पास नोट की। और फिर उनकी एक कंबाइन रिपोर्ट तैयार करके जो है ना सेंटिमेंटल एनालिसिस जो उनकी थी वो पूरी करके जो है ना मैंने फिर फॉरवर्ड कर दी थी। तो ये एक मेरी जेडी से आगे जाके बात थी। तो आगे उनको वो अप्रिशिएट भी बहुत किया गया था, और उस बेस पे फिर बाद में जो है वो प्रोडक्ट जो इंटरनेट के उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो सारे उन्होंने रीडिज़ाइन कर दिए, उनकी प्राइसिंग चेंज कर दी, उनकी जो डेटा पैकेजेस थे वो दोबारा फिर उन्होंने चेंज भी कर दिए थे। तो ये है कि वो बेनिफिट कस्टमर्स के बेस पे जो है ना वो आगे ही काफ़ी उनको जो है ना वो फिर बेनिफिट हुआ। लोग जो है ना उस पर मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल भी जो है ना उसके लिए बढ़ गई फिर। तो ये एक मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि वो असल में जो चीज़ है वो प्रोएक्टिवनेस अप्रोच है कि आप जो है ना अगर आपके पास कोई काम है आप कर रहे हो, ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन अगर आप कंपनी से खुश हैं, जिस तरह आपने कहा कि जो है ना वो लॉयल्टी या उस पर जो है ना आ रही होती है, अगर आप खुश हैं तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि आप जो है ना कंपनी को कुछ अपनी तरफ से जो है ना वो एडिशन और भी दे दो उनके प्रोडक्ट के हवाले से या उनकी सर्विसेज के हवाले से। तो वहाँ पे जाके जो है ना आप उनकी अगर प्रोडक्ट में इन्हेंसमेंट लाते हो तो ये एक बहुत अच्छी वो चीज़ होती है। और एम्प्लॉय तभी जो है ना लॉयल होते हैं जब उनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें अगर मिल रही है, ठीक है, और उनकी सैलरी के हवाले से या उनकी जो है ना अगर कोई ग्रीवेंस है या कोई और इश्यूज हैं वो टाइमली रिजॉल्व होते हैं, तो तभी जो है ना वो इस फील्ड में जो है ना वो जाता है, वो प्रोएक्टिव अप्रोच जो है ना वो यूज़ करता है, और आगे जो है ना कंपनी के लिए बेनिफिशियल एक अच्छा एसेट साबित होता है। बिल्कुल, वेरी वेल डन, और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। तो उसको मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ ओसीबी को। जैसे कासिम ने भी कहा कि जेडी से एक स्टेप आगे जाना, जेडी वाली ड्यूटीज तो करनी ही करनी है ना, ये आप वॉलंटरी बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है। और आपने जो एग्जांपल्स दी वो भी इस चीज को प्रूव करती हैं कि यू हैव गॉट द पॉइंट, ठीक है। चलो अच्छी बात है। फिर सर तीसरी। इसमें ना जी एक सना। चीज आपने जैसे बताया कि कोविड-19 में आप ऐसा क्या करना, जैसे आपने एग्जांपल दिया है लेटर की, क्या करेक्शन में उसमें कर रहा हूँ। तो अगर हम ये चाहें जैसे ईमेल्स के थ्रू अगर हम अपने बॉस को भी सेंड करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसमें हमारी काफी टीसीएस कॉस्ट भी कम हो जाती है। अगर हमने कहीं लेटर कन्वे भी करना है थ्रू ईमेल, अगर हम इसमें जाए ना तो एक्सीलेंट, वेरी हमारी गुड।
वेरी गुड। कॉस्ट कम। ये भी देखो, अब वही बात है, सोचने वाली बात है कि, और इवन बताऊं, ईमेल ज्यादा आपकी टाइम इफेक्टिव है। ठीक है, यस सर, पोस्ट का अपना, करेक्शन भी इजीली हो सकती है हाँ आपकी। हाँ, बिल्कुल और ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि बजाय इसके कि आप टीसीएस या जो भी इस तरह की हाजिर सर्विस हो, जो भी है इस तरह की, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो वो आपकी अगर ईमेल, अगर वो काम होता है, देखो कुछ चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं कि वो आपने करनी ही डाक है, फिर तो चलो ठीक है। लेकिन अगर आप में आपके पास और का ऑप्शन है कि आप ईमेल कर सकते हो, तो प्रेफरेबली फिर ईमेल करो। एक तो टाइम भी बचेगा और प्लस सबसे बड़ा कॉस्ट बचेगी, जो कि कंपनी को फायदा है, आपको शायद पर्सनली उसका फायदा ना हो। ठीक है, वेरी वेल, यस सर। अच्छा। फिर नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी वर्कलोड। ठीक है, ये बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ी सी बहुत समझ होनी चाहिए हमें। वर्कलोड क्या होता है? वर्कलोड हमेशा डिटरमिन होता है एक बंदे की अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। हर बंदे की कैपेसिटी एक नहीं होती, ये चीज तय है। क्या पता, मैं एक बात कर रहा हूँ कि शायद एक बंदा 3 घंटे आराम से बोल लेता हो, लेक्चर दे लेता हो, लेकिन क्या पता एक बंदा 2 घंटे से ही बोल लेता हो। मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह फिर अगर काम करने की भी, जो ऑफिस में बैठ के काम करने की सलाहियत होती है, वो भी सबकी एक जैसी नहीं होती, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो वर्कलोड हमेशा तब आपको फील होता है जब आपकी अपनी जो पर्सनल कैपेसिटी है उससे ज्यादा आपको एक्सेसिव काम मिल जाए। तो आप उसको कंपेयर कर रहे होते हो कि इट इज अबव माय कैपेसिटी, तो देन आपको वर्कलोड फील होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताऊं, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिसाल के तौर पे आपकी 9 से 6 टाइमिंग है ना, तो सुबह 9 की तो टाइमिंग पक्की है कि 9 बजे पहुंचना है, लेकिन वापस आने की कोई टाइमिंग नहीं है। कभी 7 बजते हैं, कभी 8 बजते हैं। इट मीन्स कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो एचआर है, देखो कभी कभार हो जाए फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर रोज ही आप घर में भी फाइलें लेके जा रहे हो, मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जो बेचारे घरों में भी फाइलें लेके जा रहे होते हैं, जो 9 से 6 काम भी कर रहे होते हैं, तो उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप हर टाइम ही काम में लगे रहो यार। ठीक है, आपको कंपनसेशन मिल रही है, लेकिन आपको कंपनसेशन एक खास ड्यूरेशन की मिल रही है, आप उससे उसकी पर्सनल लाइफ तो ना छीनो ना। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, एक मैं इकोनॉमिस्ट की इक्वेशन मुझे बहुत पसंद है। उसने कहा कि वी हैव 24 आवर्स इन अ डे, 24 घंटे हमारे पास दिन में होते हैं। और उसने बड़ा इसको राइटली एक्सप्लेन किया। उसने कहा 8 घंटे टाइम जो है ना, टाइम 8 घंटे वो काम को देने चाहिए आपको, 8 घंटे आप इसको दो आराम को, रेस्ट को, और 8 घंटे आप इंटरटेनमेंट करो। वो एक्सरसाइज करते हो, कोई इंटरटेनमेंट करते हो, कुछ भी करते हो। जब ये तीनों में बैलेंस होगा ना, यानी कि 8 घंटे काम भी हुआ, 8 घंटे नींद भी हुई, और 8 घंटे इंटरटेनमेंट भी हुई, तब आप एक बहुत खुशगवार जिंदगी गुजारोगे। ठीक है, एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारोगे। जब भी कभी इसमें इम्बैलेंस होगा, अगर काम में, देखो ठीक है, मैं मानता हूँ जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी नींदें सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारी जिंदगी ऐसी करते हैं। एक खास टाइम पीरियड में, पीक में, जब वो उसको इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या जब उसको ग्रो करवा रहे होते हैं, ठीक है, या उसको मेच्योर करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो नींद भी जरूरी है, इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। सिर्फ हर टाइम काम काम में लगे रहो तो ये इससे आप क्या होगे, आपकी जो सोशल लाइफ है ना, यानी कि फैमिली को भी टाइम देना होता है, फ्रेंड्स को भी टाइम देना होता है, तो वो भी जरूरी है। ठीक है, न्यूज का भी पता होना चाहिए, इवेंट्स में भी जाना चाहिए। ठीक है, तो इनमें बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एम्प्लॉय को हायर करते हो, डजंट मीन कि आपने उसको सारी जिंदगी के लिए हायर कर लिया। ठीक है, तो उसको आप जितनी कंपनसेशन दे रहे हो उसके अकॉर्डिंगली उसको वर्कलोड दो। ठीक हो गया? अच्छा, देन कम्स रोल एम्बिग्यूटी। जी, कोई बताएगा ये बड़ा एम्बिग्यूटी से क्या मुराद होता है वैसे नॉर्मली? मींस नॉट क्लियर। नॉट क्लियर, वेरी अपने गुड। रोल्स या जेडी के मुताबिक अगर जो ना वो स्पेसिफाइड ना हो या क्लियर ना हो एक बंदे को प्रॉब्लम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर अनक्लियर अन, होना अपनी एक्सपेक्टेशंस अन, के मुताबिक। वेरी गुड फरहान। बीच में एक और आवाज आ रही थी, कौन था? सर अनसर्टेन, ठीक अनक्लियर। ठीक ठीक। देखो एम्बिगुइटी हम अक्सर कहते हैं ना, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस हम उसी चीज को कहते हैं जिसके बारे में हम कंफ्यूज होते हैं, जो चीज हमें क्लियर नहीं होती। जैसे फरहान ने कहा अनक्लियर होना। ठीक है, रोल एम्बिगुइटी से मुराद के, मिसाल के तौर पे मैं बिलाल रशीद को जॉब देता हूँ मार्केटिंग ऑफिसर की, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको इसकी जेडी क्लियर ही ना करूं, इसको मैं बताऊं ही नहीं, या मैं इसको एम्बिगुअस टास्क बता दूं, ये तुमने करना है, और उसे पता ही ना हो या मैंने करना क्या है, ठीक है,
तो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही इज अनक्लियर अबाउट दैट पर्टिकुलर डोमेन। मिसाल के तौर पे मैं आपको पढ़ाने लग जाऊँ और टॉपिक्स ही ना बताऊं, कभी इधर से पढ़ा रहा हूँ कभी उधर से पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जिस भी बंदे को आप जो भी रोल सौंप रहे हो कंपनी के अंदर, आप उसे क्लियर, मिसाल के तौर पे मुझे लेक्चरर भर्ती कर दिया जाए, यही ना बताया जाए आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, कभी किस क्लास में, कभी एक बात कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा अनक्लियर ही रहूंगा कि यार मेरा रोल क्या है इस कंपनी के अंदर या इस इदारे के अंदर। ठीक है, तो जिसको हायर करो उसको प्रॉपर बताओ कि यार ये तुम्हारी जॉब ड्यूटीज हैं, ये तुमने काम करना है, ये काम करके तुमने फलाने बंदे को रिपोर्ट करना है, ये तुम्हारा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है। ठीक है, तो रोल मस्ट बी क्लियर, नॉट एम्बिगुअस। ठीक है, अच्छा, दो लास्ट कॉन्सेप्ट हैं, फिर हमारा सेशन वाइंड अप हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम नमाज की ब्रेक के बाद आएंगे। जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनलार्जमेंट से मुराद होता है, अच्छा इन दोनों में एक फर्क है, जॉब इनलार्जमेंट जॉब इनरिचमेंट का अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इनलार्जमेंट से मुराद ये होता है कि आप, मिसाल के तौर पे मेरे पास 4 लोग हैं, आकाश, असद, बिलाल और बिलाल रशीद। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास फाइनेंस में और मैं इनके जिम्मे एक काम लगा देता हूँ, एक सेकंड सॉरी, मैं इनके जिम्मे अगर ये काम लगा देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि पहले आप सिर्फ ये करते थे कि पर्सनल मार्केटिंग करते थे। ठीक है, अभी आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग भी करनी है, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, फेसबुक पेज भी मेंटेन करना है, इंस्टा का भी करना है, स्नैपचैट का भी करना है, लिंक्डइन का भी करना है, एफबी का भी करना है, फेसबुक। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने, अब हो क्या रहा है, मैं आकाश, असद, बिलाल और बिलाल रशीद के ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा हूँ, लेकिन मैं इनको अथॉरिटी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इनके काम में एक एडिशन और एक और ड्यूटी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं जॉब इनलार्जमेंट, कि किसी के ऊपर काम और ऐड कर देना। ठीक है, उसको मजीद रिस्पॉन्सिबल बना देना। ठीक है, लेकिन जो जॉब इनरिचमेंट है ना, उसमें अथॉरिटी आप ऐड करते हो, पावर ऐड करते हो। ठीक है, यानी कि मैं इन चारों को अगर कहता हूँ कि आइंदा कभी भी किसी की छुट्टी अप्रूव करनी हुई अपनी अपनी ब्रांच में, तो आप चारों में से कोई भी एक सिग्नेचर करे, तो आपकी जो सिग्नेचर होंगे इट सर्व्स द पर्पस, आपके सिग्नेचर से मुराद है अप्रूवल हो गया। तो ये मैंने इनको क्या किया, ऑथराइज कर दिया कि ये आपके पास पावर है, ये राइट्स आपके पास हैं। ठीक है, ये अथॉरिटी आपके पास है। इनलार्जमेंट क्या होती है, एडिशनल टास्क ऐड कर देना। इनरिचमेंट होती है कि आपको अथॉरिटी वाइज, ऑटोनॉमी वाइज इख्तियारात बढ़ा देना। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। मुझे ये बताओ, इन 6 टर्म्स में कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। ये कुछ थोड़ी बहुत टर्म्स होती हैं जो एचआर में यूज होती हैं, मैंने कहा आपको ये मतलब पता आ जाए, पता चल जाए इंट्रो में। फिर इंशाल्लाह हम नमाज की ब्रेक के बाद अपने पहले फंक्शन पे जाएंगे, जो एचआर प्लानिंग, जो कल हमने डिस्कस किया था ना प्रोसेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एचआर प्लानिंग। आज हम एचआर प्लानिंग की एबीसी पढ़ना शुरू करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear. यस सर, यस सर। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारा ऑलमोस्ट 1.5 सेशन तो हो गया है, इसमें बता दो कि कैसा चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ना मैं बहुत आगे जाके फीडबैक लूँ फिर वो गलत बात है। तो अगर कोई मेरी स्पीड में, पेस में कहीं ना कहीं आपको इश्यू फेस होता है, ठीक है, तो मुझे बता देना ताकि मैं फिर उस पर काम करके इम्प्रूव करूँ। नहीं सर, कोई इशू नहीं है, अच्छा चल रहा है सर सब। चलो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अच्छा चलता रहेगा, बस लोग सोए ना, मुझे तो ये टेंशन है कि लोग सो ना जाएं। अच्छा चले, हाँ चलो अच्छी बात है यार। हम इंशाल्लाह सना वो ले लिया अटेंडेंस। सना किधर है? जी सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर। चलो अच्छा, हम इंशाल्लाह कितने बजे मिलना है हमने फिर वापस? 1:10 हो रहे हैं। 20 जी हमजा क्या कह रहे हो आप? सर मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा ठीक है, कोई बात। हम फिर मिलते हैं सर इंशाल्लाह। आप बता दें। हम 1:30 के करीब मिल लेते हैं, फिर नमाज की ब्रेक कर लेते हैं 1:30 ठीक पे। है सर, 1:30 बजे। जी सर, 20 मिनट की ब्रेक ठीक है। चलो सही है फिर।